Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss section 12 of Specific Relief Act 1877. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अब तक हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के इंट्रोडक्शन से लेकर सेक्शन 11 तक डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर्स 2 से स्टार्ट करते हैं और इसका पार्ट ए डील करता है कॉन्ट्रैक्ट्स विच मे बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, कि कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको स्पेसिफिकली इन्फोर्स कराया जा सकता है, यानी कि ऐसे काबिल तामील मुआहदे जिनको सिविल कोर्ट के जरिए इन्फोर्स कराया जा सकता है। यानी कि आप सिविल कोर्ट के अंदर जाकर कोई भी सिविल सूट फाइल करके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स की स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट करा सकते हैं। अब अगर हम सेक्शन 12 को देखें तो सेक्शन 12 का टाइटल बात करता है केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्सेबल। अब सेक्शन 12 के टाइटल में बात की गई है केसेस की, यानी कि ये सेक्शन हमें उन केसेस के बारे में बता रहा है, उन सिचुएशंस के बारे में बता रहा है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा है जिसको हम स्पेसिफिकली इन्फोर्स करा सकते हैं। सो वन बाय वन हम इन केसेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 12 की बेयर एक्ट लैंग्वेज को देखें तो ये कहती है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर। अब ये जो लाइन लिखी गई है इसका क्या मतलब है, यानी कि इस चैप्टर के अंदर बाकी जो तरीकाकार बताए हुए हैं उनको छोड़ के एक्सेप्शंस के तौर पर, मीन्स टू से ये सेक्शन तो है लेकिन इस सेक्शन के अलावा इस चैप्टर के अंदर अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की गई है तो उनको बिल्कुल एक साइड पर रखते हुए इस सेक्शन के अकॉर्डिंग द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट मे इन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट बी इन्फोर्स्ड। सिविल कोर्ट की स्वाबदीदी इख्तियारात को ब्रुए कार लाते हुए किसी भी मुआहदे को इन्फोर्स कराया जा सकता है। अब यहाँ पर जो वर्ड लिखा है डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट का, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट से क्या मुराद है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की मर्जी है कि वो चाहे तो कुछ मुआहदों को इन्फोर्स करा दे और चाहे तो कुछ मुआहदे को इन्फोर्स करने से इनकार कर दे और उसके बदले में आपको कोई ऑल्टरनेट रेमेडी प्रोवाइड कर सके। कोर्ट की डिस्क्रिशन डिपेंड्स करती है इक्विटी के ऊपर, मीन्स टू से कोर्ट ने देखना है कि किस केस में कौन से कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराना है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा। मीन्स टू से ऑल्दो आपका केस इन 4 सिचुएशंस के अंदर फॉल करता है लेकिन ये टोटली कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो आपके मुआहदे को इन्फोर्स करती है या नहीं करती। अब कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से केसेस हैं। नंबर 1, व्हेन द एक्ट एग्रीड टू बी डन इन द परफॉर्मेंस होली और पार्टली ऑफ अ ट्रस्ट। अब इसमें क्या बात की गई है कि जब पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट किसी मुआहदे की स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट के लिए फुली या पार्टली यानी कि मुकम्मल तौर पर या जुजवी तौर पर एग्रीमेंट करती है किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा है जो कि रिलेटेड है ट्रस्ट के साथ, यानी कि आपने बतौर अमानत कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई एग्रीमेंट किया है, तो ऐसी सूरत में आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट करवा सकते हैं। मतलब 2 पार्टीज ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया किसी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए और क्या हुआ, बाद में एक पार्टी उस एक्ट को परफॉर्म करने से इनकार कर देती है तो दूसरी पार्टी के पास ये इख्तियार है कि वो उसको थ्रू कोर्ट कंपेल करवा सकती है कि वो इस मुआहदे की तामील करे, यानी कि वो उसके खिलाफ सिविल सूट फाइल कर सकती है और कोर्ट को ये कह सकती है कि वो इस बंदे को ऑर्डर करें कि ये इस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करे। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 पार्टीज हैं ए, बी और सी। ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है। ए के पास कोई तिजारती सामान मौजूद है और वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि तुम मेरा ये तिजारती सामान एक तीसरे बंदे सी को पहुंचाओगे। ट्रस्ट के तौर पर वो उसे अपना ये स्टॉक देता है और उसे ये कहता है कि तुमने ये सारा स्टॉक सी को प्रोवाइड करना है।
अब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ए और बी के दरमियान। कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि रिलेटेड है ट्रस्ट के साथ। बी बाद में क्या करता है कि उस सारे सामान को फरोख्त कर देता है, किसी दूसरे बंदे पर सेल कर देता है। अब यहां पर ए के पास ये पावर है, ए के पास ये राइट है कि वो कोर्ट के अंदर जा सकता है और एक सिविल सूट फाइल करके बी को कंपेल कर सकता है कि वो इसका सारा सामान सी को डिलीवर करे। कोर्ट को वो ये कहेगा कि बी को ऑर्डर करें कि उसके पास जो मेरा स्टॉक मौजूद है वो इसे डिलीवर करे सी के पास, क्योंकि दोनों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो यही था कि सामान सी तक जाना है। ये पहली सिचुएशन आ गई जिसको आप कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करवा सकते हैं। सेकेंड सिचुएशन क्या है, when there exists no standard for ascertaining the actual damage caused by the non-performance of the act agreed to be done। जब आपने किसी मुआहदे की तामील से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई एग्रीमेंट किया है और बाद में कोई पार्टी उसको परफॉर्म नहीं करती और उसकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से जो नुकसान होता है उस नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं है। मतलब दो पार्टीज ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, एक एग्रीमेंट किया किसी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए, उनमें से एक पार्टी ने इसको इन्फोर्स करने से इनकार कर दिया, तो इस नॉन परफॉर्मेंस की वजह से जो लॉस होगा उसका अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं है। देयर इज नो स्टैंडर्ड टू एसरटेन दैट लॉस। तो ऐसी सूरत में वो पहला बंदा कोर्ट के अंदर जाएगा और कोर्ट में एक सिविल सूट फाइल करेगा और कोर्ट को ये कहेगा कि वो एक ऐसा ऑर्डर करे जिसके थ्रू इस बंदे को ये कहा जाए कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे, क्योंकि इसकी नॉन परफॉर्मेंस से जो नुकसान हो रहा है उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, उसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। अब कैसे, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जो कि एक डेड पेंटर है, यानी कि एक पेंटर था जो कि अब मर चुका है। मरने से पहले उसने एक पेंटिंग बनाई थी। अब यहाँ पर बी और सी दो बंदे हैं। बी और सी आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि बी जो है वो सी को इस डेड पेंटर की पेंटिंग सेल करेगा। लेकिन कुछ अरसे बाद क्या होता है, बी जो है वो इसे पेंटिंग बेचने से इनकार कर देता है। तो ऐसी सूरत में सी के पास ये राइट है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करवा सकता है बाय फाइलिंग अ सूट इन द सिविल कोर्ट, फॉर देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर ascertaining द एक्चुअल डैमेज विच वुड बी कॉज्ड बाय इट्स नॉन परफॉर्मेंस। क्योंकि वो जो डेड पेंटर की पेंटिंग थी वो बहुत ही ज्यादा रेयर थी और अगर इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद उसको वो पेंटिंग सेल नहीं की जा रही, तो ऐसी सूरत में उसको जो नुकसान होगा उसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। तो फिर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को सिविल कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाती है थर्ड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन बात करती है when the act agreed to be done is such that pecuniary compensation for its non-performance would not afford adequate relief। कि दो पार्टीज थी, उन्होंने आपस में किसी एग्रीमेंट को परफॉर्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और उनमें से एक पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से इनकार कर देती है। अब उस पार्टी के इनकार करने की वजह से, उसकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से जो पहली पार्टी को लॉस हुआ है, जो नुकसान हुआ है, अगर आप उस नुकसान को कंपनसेटरी कॉस्ट से भरने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में अगर तो वो कंपनसेशन भी एडिक्वेट रिलीफ नहीं है तो फिर आप कोर्ट के थ्रू जाकर इस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवा सकते हो। आपने कोर्ट में जाना है, सूट फाइल करना है और कोर्ट को ये कहना है कि इस बंदे को ऑर्डर किया जाए कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी दो पार्टीज हैं। अब इन्होंने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। ए की कोई बहुत ही मशहूर पेंटिंग थी जो कि उसने बी को दी कुछ अरसे के लिए। अब बाद में वो बी क्या करता है, इसको ये पेंटिंग वापस करने से इनकार कर देता है। तो ऐसी सूरत में और साथ ही बी ए को ये कहता है कि मैं तुम्हें वो पेंटिंग वापस नहीं कर सकता, बल्कि इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूं। अब चूंकि वो पेंटिंग बी के ए के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ए को वही पेंटिंग वापस चाहिए थी। बी अगर उसको वो कंपनसेशन देता भी है तो वो उसके लिए एडिक्वेट रिलीफ नहीं है। उस लॉस से, उस पेंटिंग ना मिलने की वजह से उसकी जो फीलिंग्स अटैच थी, जो उसने
बनाने में उसको जो एफर्ट्स लगी थी वो इस कंपनसेशन के थ्रू पूरी नहीं हो सकती, तो ऐसी सूरत में ये सिविल कोर्ट के अंदर जाएगा, सूट फाइल करेगा और सूट फाइल करने के बाद वो कोर्ट से ये डिमांड करेगा कि वो बी को ऑर्डर करे कि उसे उसकी पेंटिंग बिल्कुल सही हालत में वापस की जाए। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ सिचुएशन के ऊपर। फोर्थ सिचुएशन क्या कहती है? When it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the non-performance of the act agreed to be done। जब दोनों पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनमें से किसी एक पार्टी को ये यकीन हो कि किसी मुआहदे की अदम तामील होने के बाद इसका मुआवजा नहीं मिल सकता, यानी कि अगर कोई एक पार्टी इनकार करती है और उस पार्टी के नॉन परफॉर्मेंस के बाद भी उसको कंपनसेशन नहीं मिल सकती, तो ऐसी सूरत में भी आप इन मुआहदों को कोर्ट के जरिए इन्फोर्स करवा सकते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए transfers without endorsement but for valuable consideration a promissory note to B। ए क्या करता है? विदाउट इंडोर्समेंट लेकिन कुछ कंसिडरेशन के बदले प्रोमिसरी नोट देता है बी को। बाद में क्या हुआ? ए जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया और सी उसकी जगह उसका कायम मकाम अपॉइंट हो गया। अब ऐसी सूरत में बी क्या कर सकता है? वो सी को कंपेल कर सकता है कि वो इस नोट को इंडोर्स करे, क्योंकि सी के पास ए की तमाम जिम्मेदारियां ट्रांसफर हो गई हैं और अब सी के पास पावर है इस नोट को इंडोर्स करने के लिए। और इस माली मुआवजे की जो डिक्री है वो उसी सूरत में कामयाब होगी जब इसकी इंडोर्समेंट कराई जाएगी। जब इसकी इंडोर्समेंट होगी तो तब वो प्रोमिसरी नोट की जो कीमत है वो उसको अदा हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो उसको क्या होगा? कंपनसेशन भी नहीं मिल रही, उसको नुकसान हो रहा है और नुकसान के बदले उसको मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा। तो ऐसी सूरत में भी आप कोर्ट के अंदर सूट फाइल कर सकते हैं और सूट फाइल करने के बाद आप इस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवा सकते हैं। सो सेक्शन 12 के अंदर ये बेसिक 4 सिचुएशंस हमें बताई गई थी, 4 किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स बताए गए थे कि ऐसी सूरत में आप अपने मुआहदों को इन्फोर्स करवा सकते हैं, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अगर वो चाहे तो वो आपके मुआहदों को इन्फोर्स करेगी, चाहे तो वो नहीं करेगी। अब इसी सेक्शन के साथ एक एक्सप्लेनेशन अटैच की गई है और वो एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? Unless and until the contrary is proved, the court shall presume that the breach of contract to transfer immovable property cannot be adequately relieved by compensation in money। कि जब कभी भी आपने कोर्ट में कोई सूट फाइल किया है फॉर दी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, किसी मुआहदे की तामील के लिए कोई सूट फाइल किया है, ऐसा मुआहदा जो कि इन्फोर्सेबल है, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किससे रिलेटेड है, यानी कि जो आपने सूट फाइल किया है वो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो ऐसी सूरत में कोर्ट जो सबसे पहली प्रिजम्पशन लेगी, जो कोर्ट जो सबसे पहले प्रिज्यूम करेगी, वो ये प्रिज्यूम करेगी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है, ये इन्फोर्सेबल है। पहली प्रिजम्पशन कोर्ट ये लेगी कि ये जो मुआहदा है ये काबिले तामील है, इसको इन्फोर्स करवाया जा सकता है, एंड that the breach of contract to transfer movable property can be thus relieved। और साथ ही साथ इसी तरह अगर मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी किसी किस्म का कोई सूट कोर्ट के अंदर फाइल किया गया है, तो ऐसी सूरत में भी कोर्ट की पहली प्रिजम्पशन यही होगी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट के अंदर लाया गया है, किसी सूट फाइल किया गया है किसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 12 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के ऊपर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।